जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। मैं करुण आप सभी का करुण क्लासेस के माध्यम से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि काफ़ी गैप आ गया है बीच में बिकॉज़ ऑफ माय बिज़ी शेड्यूल, पर अब मैं कोशिश करूंगा आपको निरंतर वीडियो मिले क्योंकि काफ़ी पेपर आपके नज़दीक हैं। उत्तराखंड पीसीएस भी आपका नज़दीक है, राइट? तो आइए शुरू करते हैं। तो एक बार शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है। अगर मैं बात करूँ महिपत शाह से, तो महिपत शाह जो हैं वो पति हैं रानी कर्णावती के, और रानी कर्णावती जो है इतिहास में नाक कटी रानी से प्रसिद्ध हुई हैं। और महिपत शाह और कर्णावती का एक पुत्र है जिसका नाम है पृथ्वीपत शाह। पृथ्वीपत शाह के बाद हमें दिखता है गद्दी पे बैठेंगे फतेह शाह। और कहीं-कहीं पर बहुत सारे इतिहासकार हमारे ऐसे हैं, जैसे वोल्टन साहब हो गए, डबराल साहब हो गए, वो ये कहते हैं कि पृथ्वीपत शाह के बाद गद्दी पे बैठने वाला है मैदनी शाह। परंतु अगर हम औरंगज़ेब का फरमान को देखें तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो मैदनी शाह है वो भाग गया था दिल्ली, क्योंकि उसने गद्दारी करी थी। अपने पिता पृथ्वीपत शाह के आक्रोश से वो डर गया था और इसीलिए वो भाग गया था दिल्ली, और दिल्ली में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसी उपलक्ष्य में औरंगजेब फरमान जारी करते हैं पृथ्वीपत शाह के लिए, क्योंकि उनके पिता हैं। और जो मैदनी शाह का जो पुत्र है वो है फतेह शाह। अर्थात हम क्या समझे कि पृथ्वीपत शाह का जो ग्रैंडसन है, जो पोता है, वो है फतेह शाह। तो आज हम फतेह शाह के बारे में चर्चा करने वाले हैं, राइट? तो ये जो स्टोरी मैंने बताई है, इसको अगर आपने अच्छे फॉर्म में, एक लैबोरेटेड फॉर्म में देखना, तो मेरे प्रीवियस वीडियोस आप देख लीजिएगा, राइट? तो आइए आज हम कहां से शुरू करने वाले हैं। फतेह शाह जो कि एक ग्रैंडसन है पृथ्वीपत शाह का, या एक पुत्र है मैदनी शाह का। तो यहां पर देखिए, जैसे मैंने अभी ये बताया था आपको, चाहे वो वोल्टन साहब हैं, चाहे वो डबराल साहब हैं, वो ये मानते हैं कि पृथ्वीपत शाह के बाद जो गद्दी में बैठा है वो बैठा है मैदनी शाह। परंतु कहीं ना कहीं ये गलत है। अर्थात वोल्टन और डबराल की जो स्टोरी है कि मैदनी शाह बैठा है गद्दी पे, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैदनी शाह कभी भी गद्दी पर नहीं बैठा, राइट? आगे देखते हैं। और यहां पर हमें दिख रहा होगा, ये आप देख पा रहे होंगे कि हमें दिखता है कि जो मैदनी शाह है उसकी मृत्यु हो जाती है 1662 में दिल्ली में। इसीलिए औरंगजेब फरमान जारी करते हैं किसके लिए? उनके पिता के लिए, जो है पृथ्वी शाह या पृथ्वीपत शाह, राइट? तो इसीलिए याद रखिएगा, मैदनी शाह ने कभी भी गढ़वाल में एक शासक के रूप में शासन नहीं किया है। वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम देखते हैं जो पृथ्वीवत शाह है उसके पश्चात गद्दी पे बैठा है फतेह शाह, और यहां पर बताया गया है एज ऑफ 33। तो यहां पर यह भी स्टोरी मिलती है कि जो पृथ्वी शाह हैं, इन्होंने पहले ही ये घोषणा कर दी थी कि मेरी गद्दी पे जो बैठेगा वो है मेरा ग्रैंडसन, जो कि है फतेह शाह। परंतु कहा जाता है उस समय फतेह शाह की आयु जो थी वो 7 वर्ष थी। तो जब उनमें उनका जो एडल्टहुड आया, तब वो गद्दी पे बैठे। अर्थात आपने ये याद रखना है कि पृथ्वी शाह के बाद जो गद्दी में बैठे हैं वो बैठे हैं फतेह शाह, राइट? और आगे हमें दिखता है एक ठाकुर शूरवीर सिंह है। इनका जो कलेक्शन है या इनका जो आर्काइव है, वहां पर हमें दिखता है एक पेंटिंग दिखती है, जिस पेंटिंग में घोड़े में काफी आलिशान लुक में हमें कोई एक शासक दिखता है, और यही शासक है आपका फतेह शाह। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ठाकुर शूरवीर सिंह का जो आर्काइव है उसमें जो एक पेंटिंग दिखती है उसमें किस शासक की है, तो आप कहेंगे फतेह शाह, राइट? ये आप देख पा रहे होंगे। और देखिए ये बात यहाँ पर जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताई थी कि फतेह शाह का जब नाम दिया गया था पृथ्वीपत शाह के द्वारा, तब ये 7 वर्ष के थे, राइट? तो ये आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये मैंने बात बता दी थी कि पृथ्वीपत शाह ने अपनी गद्दी छोड़ दी थी किसके नाम पे? फतेह शाह के नाम पे। और कहा था कि जब फतेह शाह एक एडल्टहुड में आ जाएंगे तब वो मेरे बाद मेरे गद्दी पर बैठेंगे, राइट? और फतेह शाह के बारे में बताया जा रहा है, फतेह शाह काफी बहादुर व्यक्ति थे, राइट? आगे देखते हैं। अब विलियम साहब की बात करें, जीआरसी विलियम साहब क्या कहते हैं कि एक एक शासक है जिसने सहारनपुर पे आक्रमण किया, और सहारनपुर का जो हरौरा परगना है, हरौरा परगना में एक फतेहपुर कस्बा स्थापित किया, एक छोटा सा शहर, टाउनशिप स्थापित किया फतेहपुर। और ये फतेहपुर स्थापित करने वाला कौन है? फतेह शाह, राइट? और यहाँ पर हम विलियम साहब की बातों में ही वोल्टन साहब कहते हैं। वोल्टन साहब वही हैं जिन्होंने अल्मोड़ा गैजेट लिखी 1911 में, एच जी वोल्टन। ये भी इस बात से सहमत हैं कि सहारनपुर पर अटैक हुआ था, आक्रमण हुआ था, और करने वाले कौन है? वो है फतेह शाह। और ये भी बताते हैं वोल्टन साहब कि ये आक्रमण जो किया गया था ये देहरादून से किया गया था, राइट? तो ये बात आप देख लीजिएगा, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो आक्रमण को जिसके अगेंस्ट ये आक्रमण हुआ, जिसके खिलाफ ये आक्रमण हुआ,
यानी कि सामने वाला जो सेना है उसको जो लीड कर रहे थे वो सैयद अली लीड कर रहे थे। हालांकि इसमें ये देखा गया है कि जो जीत हुई है वो फतेह शाह की हुई है, राइट। आगे देखते हैं। जैसे हम सभी जानते हैं, जैसे मेरे प्रीवियस लेक्चर आप गढ़वाल का जो इतिहास है उसमें देखिएगा तो आपको दिखेगा तिब्बत से काफी नोक झोंक रही है गढ़वाल की। तो यहीं पर हमें दिखेगा जो फतेह शाह है वो तिब्बत को कहीं ना कहीं कब्जे में लेंगे, तिब्बत को कहीं ना कहीं दबाएंगे। और यहां पर हम अगर बात करें राहुल सांकृत्यान या फतेह प्रकाश की, दोनों ही इस बात से सहमत हैं कि फतेह शाह ने तिब्बत पे आक्रमण किया। और हमें दिखता है आज भी हमें जो डाबा में मोनेस्ट्री है, डाबा ये तिब्बत में पड़ता है, तो डाबा में जो मोनेस्ट्री है आज भी हमें दिखता है वहां पर फतेह शाह की तलवार और उसका जो आर्मर है यानी कि जो कवच है वो आज भी हमें डाबा की मोनेस्ट्री में दिखता है, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर हमारे जो प्रसिद्ध इतिहासकार हैं डबराल साहब और भक्त दर्शन, वो कहते हैं कि फतेह शाह ने सिरमौर पे आक्रमण किया है। और सिरमौर को जब उन्होंने आक्रमण किया तो यहाँ पर हमें दिखता है वो कहीं ना कहीं पोंटा वाला क्षेत्र और जौनसार वाले क्षेत्र में कहीं ना कहीं इसको एक्सप्लोर करते हैं, यानी कि अपने कब्जे में लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। सिरमौर में काफी हमारे इतिहासकार जो हैं वो उनमें बहस है। कोई कहता है ये सिरमौर जो है वो तिब्बत वाला है और कोई कहता है ये सिरमौर हिमाचल प्रदेश वाला है, राइट। तो यहाँ पर तो हमें यही उजागर हो रहा है कि ये जो सिरमौर है ये हिमाचल प्रदेश वाला है, क्योंकि अभी हम स्टोरी जितना आगे बढ़ाएंगे तो हमें ये प्रतीत होता है कि यहाँ पर जो सिरमौर है ये हिमाचल प्रदेश वाला है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो ये सिरमौर पे आक्रमण वाली बात थी और जो भी इसमें वर्ष बता रखा है उससे कुछ जो इतिहासकार हैं वो सहमत नहीं है, राइट। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे यहाँ पर तो ये जो वर्ष बता रखा है 1692, तो यहाँ पर कुछ हमारे इतिहासकार जो हैं वो इस बात से सहमत नहीं है कि इस वर्ष आक्रमण किया है फतेह शाह ने सिरमौर में, क्योंकि यहाँ पर जो इतिहासकार जो इस बात से एग्री नहीं करते हैं, सहमत नहीं है 1692 में आक्रमण हुआ है करके। क्यों? आधार क्या है उनका? बैटल ऑफ भंगानी। बैटल ऑफ भंगानी हम सभी जानते हैं काफी प्रसिद्ध युद्ध है, क्योंकि भंगानी एक क्षेत्र है जो आपके पोंटा से लगभग 10 किलोमीटर दूर पड़ता है। आज का जो पोंटा साहिब स्थित है उससे 10 किलोमीटर दूर एक भंगानी जगह है, वहीं पर यह युद्ध हुआ था। यह युद्ध हुआ था आपका गुरु गोविंद सिंह बनाम फतेह शाह, राइट। अब हम देखेंगे कि फतेह शाह और गुरु गोविंद सिंह अच्छी दोस्ती है इनकी, परंतु ऐसा क्या हुआ कि इनके बीच युद्ध हो गया, राइट, वो हम देखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्योंकि जो बैटल ऑफ भंगानी है उसमें हमें दिखता है कि एक युद्ध दिखता है गुरु गोविंद सिंह और फतेह शाह के बीच। तो यही युद्ध जो है बैटल ऑफ भंगानी है, इसी को आधार माना जाता है कि भैया जो फतेह शाह है वो तब जाके पोंटा साहिब में उन्होंने आक्रमण किया था, अन्यथा नहीं किया था। तो इसीलिए 1692 वाली बात को बहुत सारे इतिहासकार नहीं मानते हैं। कौन नहीं मानता है? जो आधार मानता है बैटल ऑफ भंगानी को, ठीक है। आगे देखते हैं। अब एक आप सभी जानते हैं एक 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 इतिहास है हमारा सिख इतिहास, ये लिखा गया है ठाकुर देशराज के द्वारा। ये भी आपने याद रखना है अपने एग्जाम के लिए। सिख इतिहास किसने लिखा है? ठाकुर देशराज के द्वारा। उसमें साफ लिखा गया है कि जो सिरमौर का शासक है, नाहन एक स्थान का नाम है या नाहन का शासक भी कह सकते हैं आप, वो कहीं ना कहीं फतेह शाह से डरता था और इसीलिए वो चाहता था कि गुरु गोविंद सिंह उसकी मदद करे। हम क्या सीखे यहां से? जो सिरमौर का शासक है वो फतेह शाह से डरता है, इसीलिए वो चाहता है कि गुरु गोविंद सिंह उसकी सहायता करे, राइट। अब देखिए आगे हम बढ़ाते हैं। जो सिरमौर का जो शासक है, आप पूछ रहे होंगे उसका नाम क्या है नाहन में जो है, ठीक है, वो है मेदिनी प्रकाश, ठीक है। मेदिनी प्रकाश है ये सिरमौर के शासक है, ठीक है। तो यहां से हमने क्या देखा? जो मेदिनी प्रकाश है वो किससे डरता है? वो डरता है फतेह शाह से। इसलिए मेदिनी प्रकाश चाहता है किसकी मदद? वो चाहते हैं गुरु गोविंद सिंह जी की मदद, राइट। तो यहां पर हमें दिखेगा कि गुरु गोविंद सिंह जी कहीं ना कहीं राजी हो जाते हैं कि वो फतेह शाह से बात करेंगे और कहीं ना कहीं जो एक दुश्मनी उत्पन्न हो रही है किस किस के मध्य, मेदिनी प्रकाश और फतेह शाह के मध्य जो दुश्मनी उत्पन्न हो रही है उसको सुलझाया जाए और एक दोस्ती वाला माहौल, शांति वाला माहौल बनाया जाए, राइट। तो यहां पर हमें दिखेगा और यहां पर हमें दिखेंगे इतिहासकार है हमारे भगत लक्ष्मण सिंह, वो भी इस बात से सहमत हैं कि कहीं ना कहीं जो गुरु गोविंद सिंह है वो कहीं ना कहीं सफल होते हैं दोनों के बीच एक मैत्रिक संबंध बनाने में। और दोनों के बीच से मेरा तात्पर्य है फतेह शाह और मेदिनी प्रकाश। मेदिनी प्रकाश कौन है? ये सिरमौर के शासक है, राइट।
ये भी वही है, इसमें हमें दिख रहा है कि जो गुरु गोविंद सिंह है वो कहीं न कहीं जो एक बहुत समय से चली हुई जो एक सीमा से संबंधित जो विवाद था, उसको कहीं न कहीं सुलझाते हैं, किस-किस के मध्य? राजा फ़तेह शाह और जो नाहन के शासक हैं, मेदिनी प्रकाश के बीच, राइट? आगे देखते हैं, आगे हमें क्या दिखता है? तो यहाँ पर हम देखेंगे फ़तेह शाह और जो गुरु गोविंद सिंह हैं, वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, परंतु आगे चल के हमें दिखने वाला है कि एक भंगानी का युद्ध होगा, जो दोनों के बीच होगा। तो हम ऐसा भी देखेंगे ऐसा क्या हुआ, जो पहले दोस्त थे, अब दुश्मन हो गए हैं, राइट? आगे देखते हैं। द कॉज ऑफ बैटल अकॉर्डिंग टू सुरेंद्र सिंह जौहर। अब सुरेंद्र सिंह जौहर साहब क्या कहते हैं? जो ये भंगानी का युद्ध है, उसके बारे में ये क्या तर्क देते हैं? ये क्यों हुआ है? असल में इसमें एक शादी का समारोह को जिम्मेदार ठहराया गया है। अर्थात जो फ़तेह शाह है, उनकी पुत्री का विवाह है और फ़तेह शाह की पुत्री के विवाह में गुरु गोविंद सिंह 1 लाख का हार भिजवाते हैं, परंतु जो फ़तेह शाह है, उसको स्वीकारते नहीं हैं। इस कारण कहीं न कहीं दोनों के बीच मतभेद आता है और युद्ध होता है। हालाँकि ये सुन के लगता नहीं है कि ये कारण बन सकता है युद्ध का, राइट? फिर भी हमें यहाँ पर दिखता है कि सुरेंद्र सिंह जौहर इस तरह की बात हमें दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, ये मैंने जो आपको बताया था, रिफ्यूज़ल ऑफ द प्रेजेंट सेंट बाय गुरु गोविंद सिंह, ठीक है? क्योंकि फ़तेह शाह की बेटी का विवाह हो रहा था, किससे हो रहा था? राजा भीमचंद के पुत्र से। अब ये राजा भीमचंद कौन है? राजा भीमचंद कोहलर के शासक हैं। कोहलर आज के समय में आपको जो पंजाब है, पंजाब के अंतर्गत ये आता है आज के समय पर, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये राजा भीमचंद का नाम याद रखिएगा, क्योंकि राजा भीमचंद ही जो हैं फ़तेह शाह से मना करते हैं कि अगर आपने ये उपहार जो है, जो गुरु गोविंद सिंह ने भेजा, अगर ये स्वीकारा, तो मैं ये शादी तोड़ दूँगा। मैं अपने पुत्र की शादी आपकी पुत्री से, फ़तेह शाह की पुत्री से नहीं करूँगा। तो इसी दबाव के कारण हमें दिखता है कि फ़तेह शाह गुरु गोविंद सिंह जी से उपहार लेने में मना कर देते हैं। उपहार नहीं लेते हैं, राइट? अब यहाँ पर देखिएगा, एज़ पर दीवानंद चंद, ठीक है? हमें क्या पता चलता है? दीवानंद चंद एक इतिहासकार हैं कि ये बताते हैं कि जो गुरु गोविंद सिंह ने गिफ्ट भेजा था, ये लगभग 1 लाख का था और ये फ़तेह शाह की डॉटर के लिए भेजा गया है, उनकी पुत्री के लिए भेजा गया है, राइट? आगे देखते हैं। तो राजा भीमचंद हैं, जो समधी होने वाले हैं किसके? फ़तेह शाह के। वो कहीं न कहीं जब उन्हें पता चलता है कि जो गुरु है, गुरु गोविंद सिंह जी हैं, माफ़ कीजिएगा, जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं, वो काफ़ी अच्छे दोस्त हैं किसके? फ़तेह शाह के। तो वो काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि जो भीमचंद हैं, राजा भीमचंद हैं, उनकी दुश्मनी है, उनके संबंध अच्छे नहीं हैं, किससे? गुरु गोविंद सिंह जी से। तो इसीलिए वो कहीं न कहीं जो राजा भीमचंद हैं, वो फ़तेह शाह पे कहीं न कहीं एक दबाव डालते हैं कि अगर उन्होंने ये उपहार स्वीकार किया, तो कहीं न कहीं क्या किया जाएगा? ये शादी जो हो रही है, इसको कैंसल कर दिया जाएगा, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और यहाँ पर आप देखिएगा कि इस तरह से वो स्टोरी मैंने बता दी आपको। अब यहाँ पर देखिए, ये बता रखा है कि ये स्टोरी में हम आगे बढ़ाते हैं, तो हमें दिखता है कि ये देखिए, यहाँ पे लिखा है ना, ये शादी कैंसल कर दी जाएगी। देखिए यहाँ पर, ये स्टोरी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है? ये एक वार्निंग देते हैं, कौन? भीमचंद ये वार्निंग देते हैं किसको? फ़तेह शाह को, अगर आप स्वीकार करेंगे उपहार, तो हम कैंसल कर देंगे। तो इसीलिए फ़तेह शाह के पास कोई विकल्प नहीं होता है और वो अपनी बेटी की खुशी के लिए झुक जाते हैं और ये उपहार स्वीकृत नहीं करते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक स्टोरी बताई जा रही है कि जो भीमचंद हैं, वो गुरु गोविंद सिंह जी से इसलिए चिढ़ते हैं क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी के पास एक हाथी था, काफ़ी अच्छा, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। हाथी था और उन्होंने, जो भीमचंद हैं, राजा भीमचंद, उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी से कहा, "ये हाथी मुझे चाहिए", परंतु गुरु गोविंद सिंह जी ने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया। तो कहीं न कहीं भीमचंद ने इसे एक शासक होने के नाते अप अपना अपमान माना, ठीक है? तो यहीं से ये जो खटास दिखती है हमें भीमचंद और गुरु गोविंद सिंह के बीच, यहीं से दिखती है, राइट? अब यहीं पर हमारे एक इतिहासकार हैं अनिल चंद्र बनर्जी, वो कहते हैं कि जो गुरु हैं, गुरु गोविंद सिंह जी हैं, वो 1685 में पांवटा जाते हैं, क्योंकि वो निमंत्रण दिया जाता है मेदिनी प्रकाश के द्वारा। और मेदिनी प्रकाश आपको याद होगा, ये सिरमौर के शासक हैं या नाहन के शासक हैं। नाहन सिरमौर में ही पड़ता है, राइट? और यहाँ पर हमें क्या दिखेगा कि क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि किस तरह से गुरु गोविंद सिंह जी ने जो मेदिनी प्रकाश हैं और जो फ़तेह शाह हैं, उनके बीच जो रिश्ते, जो
क्षेत्र को लेके जो टूट गए थे उसको सुलझाया। तो इसीलिए खुश होते हैं कौन, मेदिनी प्रकाश, और एक निमंत्रण देते हैं गुरु गोविंद सिंह जी को पोंटा जो क्षेत्र है वहां पर आने के लिए, राइट। अब देखिए, खासकर आगे ये भी बताया जा रहा है पुस्तक में कि असल में जो भीमचंद है और गुरु गोविंद सिंह जी हैं, उनके बीच असल में विवाद क्या है, इसका स्पष्टीकरण तो नहीं मिल पाता है, राइट। हालांकि हमने वो हाथी वाली बात देखी है, क्योंकि उसमें भी कुछ इतिहासकार मानते हैं और कुछ इतिहासकार नहीं मानते हैं, राइट। अब देखिए, यहाँ पर भीमचंद के बारे में बताया जा रहा है। भीमचंद जो है, जो रूलर ऑफ कोहलूर है, कोहलूर मैंने बताया आजकल ये पंजाब के क्षेत्र में पड़ता है, और आज भी जो आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा है, आज का जो आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा है, ये आपके कोहलूर वाले क्षेत्र में पड़ता है। और आमतौर पे हम सभी जानते हैं ये एक पंजाब में पड़ता है, इसलिए मैंने कहा था जो कोहलूर है वो एक पंजाब वाले क्षेत्र में आता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर क्या है कि जो गुरु गोविंद सिंह जी थे, वो कहीं ना कहीं आप जानते हैं एक तरह के सेना वो रखते थे अपने पास, जिसमें प्रयास किए जाते थे। तो जब वो इस आनंदपुर जो क्षेत्र है, जो किसके अंतर्गत आता है, भीमचंद के अंतर्गत आता है, तो उस समय जब ये यहाँ पर डेरा डाले हुए थे आनंदपुर साहिब में, तो यहाँ पर वो अपनी एक सैन्य अभ्यास कराते थे। तो इसीलिए कोई भी जो क्षेत्र का राजा होता है उसके लिए चिंता का विषय होता है, राइट। आज भी देखिए, इमेजिन करिए इंडिया में एक कोई भी राज्य उठा लेते हैं, जैसे कि मैंने कहा एक उदाहरण है, काल्पनिक उदाहरण है कि उत्तराखंड अपने लेवल पे ही एक न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, क्या वो कर सकता है? नहीं, राइट। तो इसीलिए जो यहाँ पर भीमचंद हैं वो थोड़े भयभीत हो जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जो गुरु है, गुरु गोविंद सिंह जी, वो उनके लिए कल खतरा बने। तो यहीं से हमें दिखता है कि एक कारण हमें ये भी दिखता है, जो हमने अभी हाथी वाली स्टोरी देखी थी, हो सकता है वो उतना मायने नहीं रखता है। एक स्टोरी हमें ये भी दिखती है जिसमें हमें दिखता है कि आनंदपुर साहिब में गुरु गोविंद सिंह रहते हैं और कहीं ना कहीं वो सैन्य अभ्यास करते हैं। तो उस समय इस क्षेत्र का जो शासक है वो है आपका भीमचंद, तो उसका डरना स्वाभाविक है, राइट। अच्छा, आगे देखेंगे, जैसे हमने दिख रहा है कि पोंटा साहिब में पॉन्टिफिकेशन किया जाता है गुरु हरगोविंद जी के द्वारा। अब पॉन्टिफिकेशन मतलब होता है कि किलेबंदी करना। अब देखिए, आप सभी जानते हैं, अगर आप इतिहास पढ़ते हैं तो आपने देखा है कि जब पुर्तगाली आए थे तो उन्होंने एक सिंपल सी फैक्ट्री खोली थी, और आगे चल के उन्होंने अपनी फैक्ट्री को किलेबंदी किया, और किलेबंदी करने के नाम पे उन्होंने सैनिक मंगवाए। और वहीं से हमें दिखा कि किस तरह से यूरोपियन ने फिर धीरे धीरे किलेबंदी के बाद शासन करना शुरू किया। इसीलिए हमें दिखता है कि जब भी कोई किलेबंदी होती है तो कहीं ना कहीं वो उस समय के जो शासन होता है या जो साम्राज्य होता है उसके लिए खतरा होता है। इसीलिए जब इन्होंने पॉन्टिफिकेशन किया है, पॉन्टिफिकेशन मतलब पोंटा जो क्षेत्र है उसमें किलेबंदी करना, राइट। तो इसलिए भी कभी हमें दिखता है कि जो भीमचंद है वो थोड़ा घबराया गुरु गोविंद सिंह जी से, राइट। तो ये आपने देखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे वो हाथी वाली बात हमने देखी थी अभी कि हाथी मांगा भीमचंद ने और गुरु गोविंद सिंह जी ने मना कर दिया, तो ये एक छोटा मुद्दा दिखता है। जो बड़े मुद्दे हमने अभी देखे ऐतिहासिक रूप से, जिसमें हमने पॉन्टिफिकेशन देखा, जिसमें हमने देखा कि गुरु गोविंद सिंह जी जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस करा रहे थे उसकी वजह से भी हमें दिखता है कि रिश्तों में खटास है। अब देखिए, क्लाइमैक्स क्या है इसका, चरम क्या है इसका, कि भीमचंद डिमांड टू ट्रिब्यूट फ्रॉम द गुरु। अब आप देखिए, इतिहास गवाह है, इतिहास में होता क्या था कि कैसे पता चलता था कि जो बड़ा साम्राज्य है वो कैसे स्थापित हुआ है, ठीक है। वो ऐसे स्थापित होता है कि जब छोटे साम्राज्य बड़े साम्राज्य को ट्रिब्यूट देना शुरू कर देते हैं, भेंट देना शुरू कर देते हैं, सालाना लगान देना शुरू कर देते हैं, तो इसका मतलब ये होता था कि जो छोटा साम्राज्य है उसने बड़े साम्राज्य का जो आधिपत्य है वो कबूल कर लिया है, राइट। जैसे मैंने जब आपको चंद शासकों के बारे में पढ़ाया था तो याद करिए, मैंने आपको पढ़ाया था फिरोज शाह तुगलक के बारे में, और फिरोज शाह तुगलक से खुद ज्ञानचंद जो शासक हैं, चंद शासक हैं कुमाऊं के, वो खुद गए थे फिरोज शाह तुगलक को भेंट देने। वैसे ही अब अकबर के समय में देख लीजिए, अगर मैं थोड़ा पीछे ले जाऊं आपको अकबर की तरफ, तो अकबर में भी हमें दिखा जो रुद्रचंद हैं वो खुद गए थे भेंट देने। तो हमें ये दिखता है कि बड़ा साम्राज्य छोटे साम्राज्य में तब तक आक्रमण नहीं करेगा जब तक छोटा साम्राज्य सालाना भेंट देता रहेगा, और वो हमें दिखाता है कि आधिपत्य वो स्वीकारता है, छोटा साम्राज्य डोमिनेंस एक्सेप्ट करता है बड़े एम्पायर का, राइट। तो अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि भीमचंद क्या कह रहा है गुरु गोविंद सिंह जी से कि तुम मुझे ट्रिब्यूट दो, भेंट दो, और भेंट देने का मतलब ही है कि तुम मेरी गुलामी स्वीकारते हो। तो यहाँ पर हमें क्या दिखता है, गुरु गोविंद सिंह जी
कोई भी ट्रिब्यूट नहीं देते हैं। तो ये भी एक खटास का कारण हमें दिखता है। अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक टेंशन हो रही है, किस किस के बीच टेंशन हो रही है, ये आप दिख रहा होगा आपको, भीमचंद और गुरु गोविंद सिंह जी के बीच। और वहीं पर हमें दिख रहा है कि कहीं ना कहीं हमें ये भी दिखा था कि जो फतेह शाह है गढ़वाल का शासक, और जो आपका मेदिनी प्रकाश है जो हिमाचल का शासक है, उसके बीच भी कुछ अनबन है। आई रिपीट, सिरमौर का जो शासक है मेदिनी प्रकाश और फतेह शाह, उसके बीच भी अनबन है। और यहाँ पर हमें दिख रहा है भीमचंद और गुरु गोविंद सिंह के बीच भी हमें कुछ अनबन दिख रही है। तो यहाँ पर एक कथन है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो इसीलिए हमें दिखता है कि जो सिरमौर का जो शासक है मेदिनी प्रकाश, वो दोस्ती करेगा, किससे करेगा दोस्ती? वो दोस्ती करेगा गुरु गोविंद सिंह जी से। आइए एक बार इसे चार्ट में समझ लेते हैं, जिससे कि किसी को भी जो नए एस्पिरेंट है, हो सकता है आपको दिक्कत हो जाए, तो एक बार इसको एक बार देख लेते हैं। राइट, देखिए हमने क्या देखा, हमने देखा एक है भीमचंद। भीमचंद कौन है? ये ससुर होने वाले हैं किसके? फतेह शाह की बेटी के। तो भीमचंद जो है, भीमचंद और गुरु गोविंद सिंह के बीच हमें कुछ टेंशन दिख रही है, गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है। और यहीं पर हमें नीचे भी दिख रहा था, याद करिए, फतेह शाह जो गढ़वाल का शासक है वर्सेस मेदिनी प्रकाश, मेदिनी प्रकाश जो आपके हिमाचल सिरमौर का शासक है। हमने ये भी देखा था कि मेदिनी प्रकाश डरता है किससे? फतेह शाह से। तो यहां पर देखिए, और आगे चल के हमें दिखेगा कि भीमचंद और फतेह शाह के बीच एक संबंध स्थापित हो रहा है, समधी बन रहे हैं ये लोग। और इसी वजह से हमें दिखता है कि भीमचंद और गुरु गोविंद सिंह जी की नहीं बनेगी, तो फतेह शाह और गुरु गोविंद सिंह की भी आगे चल के नहीं बनेगी। कारण, ठीक है, एक बंगानी का युद्ध होगा, बंगानी का युद्ध होगा। तो इसीलिए मेदिनी शाह जो है वो कहीं ना कहीं क्या करेगा, क्योंकि मेदिनी शाह का दुश्मन यह है, ठीक है, फतेह शाह। और फतेह शाह का आगे चल के हमें दिखेगा एक तरह का दुश्मन, हमें दिखेगा गुरु गोविंद सिंह जी। तो यहां पर मैंने बताया कि दुश्मन का दुश्मन फिर आपका दोस्त बनाने की एक कूटनीति होती है। तो मेदिनी प्रकाश क्या करेगा? गुरु गोविंद सिंह से दोस्ती करेगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा था, दुश्मन का दुश्मन कूटनीति में दोस्त होता है। राइट, अब देखिए यहाँ पर एक विचित्र नाटक है, जो एक ऑटोबायोग्राफी है गुरु गोविंद सिंह जी की। ये आपको एग्जाम वाइज भी पता होना चाहिए। विचित्र नाटक जो है वो गुरु गोविंद सिंह की ऑटोबायोग्राफी है। तो यहाँ पर हमें दिखेगा कि गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि एक युद्ध हुआ था, भंगानी का युद्ध हुआ था, और जो लगभग 10 किलोमीटर दूर है पोंटा से, जो कहीं ना कहीं पोंटा जो जगह है वो एक रेजिडेंस भी है गुरु गोविंद सिंह जी का, ठीक है। तो एक युद्ध का ये जिक्र करते हैं अपनी ऑटोबायोग्राफी में, जिसका नाम है विचित्र नाटक। और यहाँ पर जो ओरिजिनल मनुस्क्रिप्ट यानी कि लघु कथा होती है, मनुस्क्रिप्ट मतलब एक स्मॉल स्टोरी जो होती है, ओरिजिनल है ये, किसकी है? ठाकुर शूरबीर सिंह का जो आर्काइव है, जो कलेक्शन है, उसमें भी हमें ये दिखता है कि इस युद्ध की बात की गई है, ठीक है। और जो ठाकुर शूरबीर सिंह का जो आर्काइव है, इसका जो हिंदी वर्जन है वो प्रकाशित करने वाले हैं शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इन दोनों में हमें समानता दिखती है कि ये जो युद्ध है, बंगानी का युद्ध जो है, जो फतेह शाह बनाम गुरु गोविंद सिंह है, वो सत्य है, ठीक है। अब विचित्र नाटक जो एक आत्मकथा है गुरु गोविंद सिंह जी की, वो बताते हैं कि जब मैंने घर छोड़ा और मैं पोंटा गया, और पोंटा में मैं रहा कुछ समय, राइट। और गुरु गोविंद सिंह जी ये भी बताते हैं कि मैं जब पोंटा में रह रहा था, ठीक है, तो मैंने काफी जो बाघ हैं उनको मारा, भालुओं को मारा, ठीक है। और कहीं ना कहीं हमें दिखता है कि वो गुरु गोविंद सिंह जी बताते हैं कि पता नहीं जो गढ़वाल के शासक हैं फतेह शाह जी, वो बिन मतलब के मुझसे नाराज हुए। ये बात गुरु गोविंद सिंह जी अपनी आत्मकथा विचित्र नाटक में लिखते हैं, राइट, कि जो गढ़वाल का शासक है फतेह शाह, वो बिना मतलब के मुझ पे क्रोधित हुआ, मुझसे चिढ़ा, राइट। अब यहां पर देखिए एक डॉक्टर फौजा सिंह है। अब देखिए डॉक्टर फौजा सिंह, जो भंगानी का युद्ध है, जैसे आपने पहले देखा था कि हमने भंगानी के युद्ध को जो आधार बनाया था, वो ये बनाया था कि जो एक उपहार था जो गुरु गोविंद सिंह ने फतेह शाह की पुत्री के लिए भेजा था, और फतेह शाह ने उसको स्वीकार नहीं किया, इस आधार पर युद्ध हुआ, एक ये आधार दिया जाता है। परंतु यहाँ पर जो डॉक्टर फौजा फौजा सिंह है वो इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है। वो ये कहते हैं कि हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने काफी युद्ध लड़े हैं, और सिर्फ एक उपहार स्वीकृत ना करना, इस आधार पे गुरु गोविंद सिंह जी कभी
युद्ध नहीं लड़ेंगे। तो ये बात याद रखिएगा, डॉक्टर फौजा सिंह ने ये बात बोली है, राइट। तो इसीलिए मैंने कहा था कि जो जब हम इतिहास पढ़ते हैं कुमाऊं या गढ़वाल का, उसमें अलग अलग रिसर्च हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा जटिल बन जाता है। तो हम निश्चिंत रहिए, आपसे क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछते हैं कि डॉक्टर फौजा सिंह ने क्या कहा है या वॉल्टन साहब ने क्या कहा है। आपसे ये पूछेंगे कि भंगानी का युद्ध किस किस के बीच हुआ है, क्योंकि ये तो सत्य है कि भंगानी का युद्ध हुआ है, राइट। क्योंकि स्टोरी में हमें आत्मकथा जो एक विचित्र, ये आपको दिख रहा होगा विचित्र नाटक है, उसमें भी लिखा है कि भंगानी के युद्ध के बारे में जिक्र है। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि भंगानी का युद्ध किस किस के बीच हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने बताया कि डॉक्टर फौजा सिंह इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है, और वो इस बात से भी सहमत नहीं है कि कोई फतेह शाह की जो बेटी है उसका विवाह हुआ था और इस तरह से जो उपहार दिया था वो स्वीकार नहीं किया, इस तरह की स्टोरी को ये बिल्कुल बकवास मानते हैं। कौन? डॉक्टर फौजा सिंह, राइट। तो यहाँ पर हमें दिखेगा जो विचित्र नाटक है, जो गुरु गोविंद सिंह का ऑटोबायोग्राफी है, वहां पर वो बताते हैं कि फतेह शाह ने उनसे लड़ाई करी और लड़ाई का कोई कारण नहीं था, यानी कि लड़ाई का कोई कारण नहीं था, ये खुद आत्मकथा पे लिखते हैं गुरु गोविंद सिंह। तो वो जो उपहार वाली बात थी वो कहां से आई, तो इसीलिए वो कहीं ना कहीं संदेह लाती है कि उपहार वाली कोई बात नहीं थी, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह खुद कह रहे हैं कि जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है उसमें खुद कह रहे हैं कि क्यों युद्ध किया, कुछ इसका तर्क नहीं था, राइट। बट ये बात सत्य है कि बैटल ऑफ भंगानी हुआ है। और यहां पर हम देखेंगे गुरु गोविंद सिंह जी की जो आत्मकथा है, जो विचित्र नाटक है, उसमें हमें दिखेगा कि जो राजा भीमचंद है, जिस तरह से हमने स्टोरी देखी थी कि राजा भीमचंद ने हाथी मांगा तो गुरु गोविंद सिंह जी ने मना किया तो वो चिढ़ गया था, इस तरह से। तो राजा भीमचंद का तो बिल्कुल कहीं पर जिक्र भी नहीं किया है, किसने? गुरु गोविंद सिंह जी ने, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट। तो आगे हम देखते हैं, आगे हमें दिखेगा आगे जो हमारा काम का है कि इट सीम्स दैट अमंग द पॉसिबल ग्रीवेंसेस ऑफ फतेह शाह वाज द प्रेजेंस ऑफ गुरुस आर्म्ड नियर हिज टेरिटरी। यानी कि जितना भी हमने अभी देखा कि जो उपहार वाली बात हमने देखी इस तरह से, तो यहाँ पर हमें ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जो गुरु है जो अपने घर छोड़ के पोंटा साहिब आए हैं, और आप सभी जानते हैं पोंटा साहिब जो है वो गढ़वाल का जो क्षेत्र है उसके करीबी है, और आप जानते ही हैं ये अपने साथ सेना रखते हैं। तो ये भी कारण बताया जा रहा है, इसीलिए हो सकता है फतेह शाह कहीं ना कहीं नाराज हो गया हो, क्योंकि मैंने बताया था जब कूटनीति होती है या जो राजनीति है वहां पर आप कभी भी ऐसे आदमी को अलाउ नहीं कर सकते जिसके पास अपनी सेना है, राइट। वो खतरा बनती है राज्य के लिए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण कारण दिखता है फतेह शाह की नाराजगी का, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए इस तरह से क्या हुआ कि गुरु गोविंद सिंह क्या है, काफी हंटिंग कर रहे हैं, काफी शिकार कर रहे हैं, सेना का अभ्यास करवा रहे हैं, मार्शल आर्ट कर रहे हैं। तो ये बात कहीं ना कहीं श्रीनगर पहुंच जाती है। श्रीनगर मतलब ये राजधानी है गढ़वाल की, और उस समय जो शासक है फतेह शाह है, तो ऑब्वियसली जो राजा है वो कुछ ना कुछ करेगा, नाराज होगा। तो ये भी हमें कारण दिखता है। और हमें ये भी दिखता है जो पोंटा है, जो पोंटा ये क्षेत्र है, ये एक स्ट्रैटेजिक पोजीशन है। स्ट्रैटेजिक पोजीशन कैसा है? क्योंकि ये एक ऐसे पॉइंट में है जहां पर हिमाचल भी नजदीक है और गढ़वाल भी नजदीक है। तो कुमाऊं, माफ कीजिएगा, जो गढ़वाल और हिमाचल का जो लिंकिंग पॉइंट है वो है आपका पोंटा। तो पोंटा पे जिसका अधिकार होगा वो दोनों को मैनेज कर सकता है, राइट। क्योंकि उस समय जो आवन जावन है हिमाचल और गढ़वाल में वो पोंटा के थ्रू होती थी, तो इसीलिए पोंटा को एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन कहा है। और ये स्ट्रैटेजिक लोकेशन में बैठे हैं कौन? गुरु गोविंद सिंह जी। इसीलिए हमें दिखता है कि जो फतेह शाह है वो नाराज हमें दिखते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है, देखे पोंटा के बारे में ये लिखा है, आप देख पा रहे होंगे। तो ये है एक कन्वीनियंट रूट कनेक्टिंग नाहन एंड गढ़वाल, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि जो हमारे गुरु गोविंद सिंह के जितने भी डिसाइपल्स थे, शिष्य थे, उन्होंने कभी भी जो फतेह शाह की प्रजा है उसको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाया। फिर भी हमें दिखता है कि फतेह शाह आक्रमण करता है, राइट। और जो ये युद्ध होता है, दोनों के मध्य जो युद्ध होता है, उस युद्ध का कोई भी निष्कर्ष नहीं आता है, ठीक है। कोई भी उसका कोई ऐसा नहीं कि, क्योंकि आप सभी जानते हैं जब भी कोई युद्ध होता है तो उसमें जो हारा हुआ जो जो शासक होता है उसका या तो क्षेत्र छीन लिया जाता है या उसको गुलाम बना लिया जाता है। पर इस युद्ध में हमें दिख रहा है कि युद्ध हुआ तो इसका कोई भी हमें कुछ परिणाम हमें नहीं दिखता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि, क्योंकि इस युद्ध के लिए कहा जाता है जो जीतने वाले हैं वो गुरु गोविंद सिंह जी हैं, तो हमें ऐसा नहीं दिखा कि गुरु गोविंद सिंह जी ये युद्ध में जीते और उन्होंने फतेह शाह यानी कि गढ़वाल पे कब्जा कर लिया, ऐसा हमें कुछ भी नहीं दिखता है, राइट। अब जैसे गुरु गोविंद सिंह की जो आत्मकथा है विचित्र नाटक,
यहाँ पर हमें पता चलता है कि फतेह शाह वॉज डिफीटेड बाय हिम। इसमें आत्मकथा में हमें पता चलता है कि ये बताया गया है कि फतेह शाह की इसमें हार होती है इस युद्ध में। और यहाँ पर हम अनिल चंद्र बनर्जी हैं, ये भी इतिहासकार हैं हमारे, और ये आधार बनाते हैं अपने कथन का विचित्र नाटक को कि गुरु गोविंद सिंह जी जो हैं वो इसमें जीते हैं इस युद्ध में, राइट। तो ये बात आपने याद रखनी है कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो युद्ध हुआ है गुरु गोविंद सिंह और फतेह शाह के बीच में, इसमें कौन जीता है, तो गुरु गोविंद सिंह जी इसमें विजय हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैंने बता दिया था ये जो जीत हुई थी इसमें किसी भी तरह का उपनिवेशवाद यानी कि कोलोनाइजेशन टाइप का कोई भी हरकत हमें नहीं दिखी, यानी कि किसी भी क्षेत्र को कब्जाया नहीं गया गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, ठीक है। देयर वॉज नो ऑक्यूपेशन ऑफ टेरिटरी बाय गुरु गोविंद सिंह। और यहाँ पर हमें दिखता है जो विचित्र नाटक है, जो ऑटोबायोग्राफी है गुरु गोविंद सिंह की, उसमें भी हमें कहीं ना कहीं कहीं भी ये जिक्र नहीं मिलता है कि गुरु गोविंद सिंह ने गढ़वाल का कोई क्षेत्र कब्जे में किया हो, राइट। और यहां पर हम देखेंगे एक अनिल चंद्र बनर्जी है, वो बताते हैं इस युद्ध के बाद जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं वो क्या करते हैं। इस युद्ध के बाद हमें दिखता है कि गुरु गोविंद सिंह जी क्या करेंगे कि अब वो पौंटा को छोड़ देंगे, क्योंकि उनको पता है कि कहीं ना कहीं अब मेरे जितने भी शिष्य हैं उनके लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि राजा जरूर रिटेलिएट करेगा, दोबारा से आएगा, तो इसीलिए खतरा है। और वो एक फैसला लेते हैं युद्ध के बाद कि कहीं ना कहीं वो यहां से चले जाएंगे, ठीक है, यहां वो रहेंगे नहीं। नॉट डिड ही कंसीडर इट वाइज टू कंटिन्यू हिज रेजिडेंस एज पॉइंटा, यानी कि अपना जो रेजिडेंस है वो पॉइंटा में नहीं बनाएंगे, ना ही अपने शिष्यों का और ना ही अपना, क्योंकि उन्हें पता है कि गढ़वाल का जो शासक है वो जरूर रिटेलिएट करेगा, राइट। अब देखिए यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है ही थॉट इट एक्सपीडियंट ओनली टू एंटर। अब इसमें ये भी बताया जा रहा है, दूसरे पॉइंट में आपको दिख रहा होगा कि जो गुरु गोविंद सिंह है वो कहीं ना कहीं जो भीमचंद है जिसकी वजह से ये सारा है, भीमचंद कौन है, ये फतेह शाह के होने वाले समधी हैं, आपको मैंने पढ़ाया है। तो भीमचंद से ये दोस्ती कर लेंगे। भीमचंद ने उनसे कहा था कि तुम मुझे ट्रिब्यूट दे दो, तो गुरु गोविंद सिंह जी ट्रिब्यूट दे देंगे, डर के नहीं दे रहे हैं, ये बात याद रखिएगा, डर के नहीं दे रहे हैं, बस वो शांति चाहते हैं अपने शिष्यों का, जो उनकी एक छोटी सी टुकड़ी तैयार है गुरु गोविंद सिंह की, उनका वो नुकसान नहीं चाहते हैं, इसीलिए वो एक तरह से एग्रीमेंट कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं, किससे, भीमचंद से, राइट। तो ये स्टोरी याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहीं से हमारा जो है फतेह शाह खत्म होता है। तो आई नो ये थोड़ा सा टेक्निकल था, इसको आपने ध्यान से समझना है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि समझकर जब हम याद करते हैं तो वो लंबा याद रहता है, पर अगर रटेंगे तो हम कहीं ना कहीं कटेंगे। तो मैंने पूरा प्रयास किया है ये आपको समझाने का, और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको कंटिन्यू वीडियो मिले, राइट। तो यहीं से मैं करुण क्लासेस के माध्यम से ये सत्र का अंत करने जा रहा हूँ। जय हिंद गाइस।